नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। I saw members of parliament who have become blackmailers and extortionists. When he sees Draupadi being disrobed and he can do nothing, and Draupadi asks Bhishma, Bhishma, where is dharma? What is your concept of dharma? And of course Bhishma keeps silent. सोनिया गांधी और मनमोहन और राहुल गांधी ने जानबूझकर प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिराया है। राजनीतिक फायदे के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए दोनों किताबें ऐसे समय पर रिलीज की गई हैं। सब प्रायोजित है। नरेंद्र मोदी जी का पैसा खूब बह रहा है आजकल। जब देश का कोयला सचिव, कोयला मंत्री जो कि प्रधानमंत्री भी थे, उनको साफ साफ कह रहा है कि आप गलत कर रहे हो। एक बार की बात है, एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी हुआ करते थे टीएन चतुर्वेदी। उन्होंने बोफोर्स के दिनों में राजीव गांधी सरकार को क्रिटिसाइज किया। बाद में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया और उसके बाद गवर्नर भी बनाया। एक बार की बात है, एक होम सेक्रेटरी हुआ करते थे, नाम आरके सिंह। उन्होंने बीजेपी के लिए क्या किया नहीं मालूम, लेकिन इन चुनावों में वो बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं। एक बार की बात है, मुंबई के एक पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, नाम सत्यपाल सिंह। उन्होंने कमिश्नर के ओहदे से इस्तीफा दिया। बीजेपी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया। आजकल बागपत से चुनाव लड़ रहे हैं। अब एक बार की बात नहीं, हाल ही की बात है, एक साहब है, नाम है संजय बारू। डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर हुआ करते थे। उन्होंने किताब तो मनमोहन सिंह पर लिखी है, लेकिन निशाना सोनिया गांधी और गांधी परिवार है। एक और साहब है, पीसी पारख, कोल सेक्रेटरी रहे हैं। उन्होंने भी एक किताब लिखी है। उन्होंने कोल ब्लॉक्स एलोकेशन को लेकर खुद को क्लीन चिट दी है और मनमोहन सिंह को कमजोर बताते हुए यह जताया कि ताकतवर कौन था। आप सब जानते हैं उनका इशारा किस तरफ है। इन दो किताबों ने पढ़े लिखे लोगों को सियासत की चर्चा में एक और विषय दे दिया है। देखना यह है कि टीएन चतुर्वेदी, आरके सिंह और सत्यपाल सिंह की तरह सरकारी सुविधाओं को इस्तेमाल करने के बाद क्या ये लोग भी आने वाली सरकार से कोई फायदा लेंगे? यही इनकी कसौटी है। लेकिन इसी दौरान प्रधानमंत्री खामोश हैं और इसी से बनता है हमारा आज का विषय, मनमोहन, किताबें और सियासत। एक बार फिर सुनिए, मनमोहन, किताबें और सियासत। और इसी से निकलता है हमारा आज का सवाल, क्या प्राइम मिनिस्टर किताबों की राजनीति पर चुप्पी तोड़ेंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर किताबों की राजनीति पर चुप्पी तोड़ेंगे? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट सचिव श्री TSR सुब्रमण्यम और जाने माने इमेज गुरु और परफेक्ट रिलेशंस के संस्थापक दिलीप चेरियन। आप दोनों का स्वागत है और बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। दिल्ली से राजेंद्र बिष्ट ने अपनी बात कही है, सुनते हैं राजेंद्र बिष्ट ने क्या कहा है। संजय बारू जी की जो किताब आई है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री कार्यकाल के लिए कई सवाल उठाए हुए हैं और इससे भी बड़ा यह सवाल है कि इसकी टाइमिंग के ऊपर ठीक ये चुनाव से पहले क्यों रिलीज हुई है। जी, सबसे पहले इन्होंने टाइमिंग का जिक्र किया है। दिलीप और सुब्रमण्यम साहब, टाइमिंग को लेकर अरुण जेटली का कहना है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। जो कहा गया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, किताब कब आई है वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आप मानते हैं कि टाइमिंग महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है कि टाइमिंग महत्वपूर्ण है और संजय बारू ने तो साफ करके बता दिया कि इसमें कमर्शियल इंटरेस्ट है हमारे, कि किताब इसी टाइम बिकता। इसके बाद पब्लिशर्स ने हमें कहा है कि इसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं होगा मनमोहन सिंह के सब्जेक्ट पे, तो शायद इस टाइम रिलीज करना है। और परख का तो हम जानते हैं कि उनका जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है, टाइमिंग उसके अनुसार है। और दोनों के कैसे क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे बढ़ गया, तो उनको जो अभी बताना है वो शायद बताने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है कि उनके ऊपर जो आरोप लगने वाले हैं या लगे हैं उसको इस टाइम पे उन्होंने अगर सफाई कर दिया
तो ब्यूरोक्रेसी में उनको लगेगा कि मैंने जो कहना था वो पूरा साफ कर दिया, प्रीएम्प्ट कर दिया। तो सुमन साहब, टाइमिंग के बारे में इतना है कि हाँ, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, कंटेंट भी ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए, मेरा किताब इंडिया टर्निंग पॉइंट आया था 2 महीना पहले, उसमें पीएम का क्रिटिसिज्म इन दोनों से और ज्यादा जबरदस्त था। वो किताब कोई देखा ही नहीं है। इलेक्शन इसके दौरान जब बीच में आया ये किताब, अभी मेरा अफसोस हो रहा है क्यों मैं 2 महीना वेट नहीं किया, 2 महीना वेट नहीं किया, क्यों नहीं वेट नहीं किया। तो इसलिए कि कमर्शियल बात नहीं है, जो राइटर है वो चाहता है कि लोग उसको पढ़ें, ये मोर इंटरेस्ट ऑफ द राइटर वो पढ़े। टाइमिंग की बात है। आप दूसरी बात बताइए कि फायदा हुआ, अभी बात करें या केवल टाइमिंग बात कर रहे हैं? अभी टाइमिंग में मेरे ख्याल से बहुत फर्क नहीं है। देखिए, आप अगर उनका राइट क्वेश्चन करेंगे अलग चीज है, राइट हो तो बेस्ट टाइम यही है, बिकॉज टॉपिकल है, अभी इलेक्शन चल रहा है, तो मैक्सिमम रीडरशिप अब मिलेगा, मैक्सिमम इंटरेस्ट अभी मिलेगा, सो एनीबडी विल रिलीज मैक्सिमम पोटेंशियल जब है, तो कोई बात नहीं। इन दोनों मेहमानों के कहने का मतलब यह है कि जो टाइमिंग को लेकर चर्चा हो रही है, जिसके बारे में जेटली का कहना है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे कंटेंट के बारे में जो उसमें कहा गया उसके बारे में भी उनका कहना है कि वो सब जानते थे क्या है, तो फिर क्या है ऐसी किताब में। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग से क्या इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा ये दूसरा इशू है। हम आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बैंकर आशीष पटेल फोन पर अपनी बात कहना चाहते हैं। आशीष जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा प्रश्न ये है कि ये जो किताब की टाइमिंग है, जो इलेक्शन का टाइम है, इस समय किताब रिलीज हुई है, तो इसकी टाइमिंग को लेकर कुछ सवाल नहीं उठने चाहिए या इसको कानूनी तौर पर इसके रिलीज पे रोक लगानी चाहिए क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे ये किताब आई है? जी, क्या कानूनी तौर पर चैलेंज किया जाना चाहिए कि इलेक्शन के टाइम पर ये किताब आई है, इससे जो लाइकली आउटकम है इलेक्शन का उस पर भी असर पड़ सकता है, सिर्फ अपने छोटे से व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, इंटरेस्ट के लिए कि किताब ज्यादा बिकेगी इसलिए इलेक्शंस का इस्तेमाल किया गया? देखिए, अगर हम ऐसे चीजों पे कंट्रोल और पाबंदी लगाने जाएं तो हम फ्री स्पीच को कंट्रोल करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, नहीं, जैसे दूसरा इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो एडवाइजरी कैपेसिटी रखता है अपनी कि चुनाव से इतने दिन पहले आप कोई स्कीम्स अनाउंस नहीं करेंगे, आप कुछ और नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार का भी हो कि चुनाव के दौरान कोई ऐसी किताब जो वो भी कोई पुराना ब्यूरोक्रेट जो रहा हो या पुराना क्लोज एसोसिएट रहा हो, वो उस पर, हाँ, चाहे वो संजय बारू हो चाहे वो पीसी परख हो, चुनाव के दौरान अपनी किताब नहीं, उसके पहले उसके बाद कर लें, जैसे सुब्रमण्यम साहब ने की। देखिए, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतना कंट्रोल करना ठीक नहीं है। तब उसके बाद लोग कहेंगे आप ट्विटर पे भी नहीं कर सकते, या आप टीवी नहीं हो सकता, वर्क्स ऑफ फिक्शन भी हो सकता है जहां पे ऐसे सब्जेक्ट्स फिक्शनलाइज करके आप लिखें। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीजों पे ना जाना चाहिए, पर हमें जो बड़े प्रश्न हैं वो वहां हमें पहुंचना चाहिए कि ये किताबों के बारे में चर्चा इस वक्त क्यों हो रहा है और इसमें क्या मुद्दा क्या है, वो हमें सोचना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमने अक्सर देखा है कि सारी उम्र सरकारी नौकरी में रहे, सारी उम्र पार्टी भी रहे डिसीजन मेकिंग में, या तो हो ना कि वो दिल पर पत्थर रखकर सारी उम्र सहते रहे ना, सारी उम्र कॉस्ट टू द कंट्री अगर कैलकुलेट करें तो बड़ी महंगी कॉस्ट पे सरकार में रहे, डिसीजन मेकिंग में पार्टी रहे, रिटायर होने के बाद अचानक कॉजर बन गए ब्यूरोक्रेट्स। ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो सर्विस में जब तक हैं वो सर्विस रूल से बाउंड रहते हैं, और सर्विस रूल्स में ये हैं कि आप नॉन पॉलिटिकल रहना है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को हेल्प भी नहीं करना है, किसी पार्टी का मेंबर नहीं हो सकते हैं। जिस दिन रिटायर होते हैं ये पाबंदी निकल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये डिबेट आता है, फ्रीडम है, पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस्ड आदमी आने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए। इतना है कि जैसे कंपनी जैसा में 2 या 3 साल कूलिंग ऑफ है, तो उसके बाद किसी से नहीं कह सकते हैं आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप कल कहोगे कि आप सन्यासी नहीं बन सकते हो, ये तो ठीक नहीं है। और तीसरी बात यह है कि सिविल सर्वेंट्स को वो नागरिक बन जाते हैं, जज भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, वो वीके सिंह आ सकते हैं, लेकिन 2 साल पहले आए, मेरे विचार में वो ठीक नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर्स ऑफ सर्विस में उनके मन में ना आवे हमें बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए कूलिंग ऑफ 2 या 3 साल दे दे तो अच्छा रहेगा।
इसीलिए हमने यही कहा था कि देखना ये होगा कि जनाब पारक साहब और जनाब संजय बारू साहब आने वाली सरकार से कोई पोस्ट या कोई ओहदा लेंगे या नहीं लेंगे। वैसे आर.के. सिंह साहब का कोई कूलिंग पीरियड नहीं था, रिटायरमेंट के बाद ही वो पॉलिटिक्स में आ गए। सत्यपाल सिंह ने भी कोई कूलिंग पीरियड नहीं था, वो इस्तीफा देने के बाद वीआरएस उन्होंने लिया, वो सीधे साधे इसमें आगे राजनीति में आ गए और इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारी वेबसाइट IBN खबर पर वंदना बत्रा ने अपना सवाल दर्ज किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या किताबों की ये राजनीति चुनाव परिणामों पर असर डालेगी। अगला सवाल भी ले लेते हैं। ट्विटर पर राहुल जैन ने पूछा है कि क्या किताबों में जो खुलासे हुए हैं उससे खुद लेखक की भूमिका पर सवाल खड़े नहीं होते, और खासकर इस बात पर कि वो चुपचाप सब देखते रहे। जो चुपचाप सब देखते रहे साहब, उसका जवाब तो सुब्रमण्यम साहब ने दे दिया है कि सर्विस रूल्स भी होते हैं और फिर कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, जो 2 साल का है। वैसे कांग्रेस सरकार ने, यूपी सरकार ने 1 साल का वो अभी नहीं, पॉलिटिक्स जाने के लिए नहीं है, बिजनेस में जाने के लिए है, कंपनी में जाने के लिए है, पॉलिटिक्स जाने में नहीं, होना चाहिए। तो ये जो इन्होंने सवाल पूछा, आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आंसर करें कि आगे जाकर इनको कोई और पद मिलेंगे कि नहीं नए सरकार में, वहां पे भी कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि अगर आप रिटायर करके या पोस्ट छोड़ करके आपने किताब लिखे या ऐसे कुछ किए तो आपको नए पोस्ट मिलने में भी एक मेरे ख्याल में कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट गवर्नमेंट उनको इस्तेमाल ना करें। It's a different matter if they become a private citizen and stay private citizens. That's all right. Then they can be rehired. Okay, पॉइंट में पार्टी में क्या है, ये स्कॉलरली वर्क है या पार्टी को करते हैं। एक बात इसमें है, दोनों ने जो लिखा है असली में मैं भी यही लिखा हूं, 10-15 लोग यही लिखे हैं। सबका इनमें खासियत इतना है कि इन दोनों ने अंदर बैठ के नजदीक से देखा है। लेकिन जो इन्होंने कहा पीएम वीक रहे, इंडिसाइसिव रहे, दूसरा पावर सेंटर रहा, ये कोई नेशनल सीक्रेट नहीं है ये, इसलिए नई बात तो उन्होंने कुछ नहीं कही। इतना उसमें रियलिज्म आता है कि जो नजदीक रह के देखा है। और ये तो देखिए, मैं किताब को अच्छी तरह से एक किताब पढ़ा हूं, पारक वाला। मेन टारगेट पीएम नहीं है उसमें, एक वो रो रहे हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी गिर गई है, मिनिस्टर्स और एमपीज का मेन काम है पब्लिक वर्क न करके प्राइवेट काम करना। इंसिडेंटली आपको पीएम के बारे में आया है कि पीएम अपना डिसीजन को इन्फोर्स नहीं कर पाए, ये अफसोस बताया। पीएम को टारगेट करके नहीं था। जी, मैं दिलीप आपसे जानना चाहता हूं, पीएम को टारगेट करके नहीं था, लेकिन पीएम के जरिए उनके कंधे पर बंदूक रख के बता दिया गया है कि निशाना कौन है। ठीक है, निशाना सीधा साधा गांधी परिवार है, और दोनों किताबों में ही एक तरह से है गांधी परिवार। जबकि पारक साहब की किताब में जताया गया है, उतना नहीं, बारू साहब की किताब में बताया गया, वो तो क्लियर है। ठीक है ना। मैं ये जानना चाहता हूं, जो वंदना का सवाल है कि क्या इससे चुनाव के परिणामों पर भी असर पड़ सकता है, या जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जो चाय का कप है ये उसमें उबाल आया हुआ है? देखिए, 2 टारगेट जिसके बारे में आपने जिक्र किया, एक तो प्राइम मिनिस्टर और दूसरा गांधी परिवार। प्राइम मिनिस्टर का इमेज इस वक्त इतना वीक है कि उन पे निशाना जो भी करें तो उस पे असर तो पड़ेगा ही, उस इमेज पे तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि ये उनका लास्ट डेज है। उनका प्लान्स अनाउंस हो चुके हैं कि हम रिटायर करने वाले हैं, पॉलिटिकल लाइफ में नहीं रहेंगे। गांधी परिवार का जो असर पड़ेगा वो पॉलिटिकल असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में ये जो ऑपोजिशन पार्टीज का जो कहना है कि कांग्रेस में ड्यूअल पावर सेंटर्स है और इसीलिए इस पार्टी को नहीं ट्रस्ट करना है। जी, आज हम देख रहे थे कुछ जो सूचनाएं आ रही थी, उसमें यह था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास करीब 150 के करीब दरख्वास्त है, गुजारिश है, ख्वाहिशात हैं कि वो आए और कांग्रेस कैंडिडेट्स की रैलियां एड्रेस करें, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास सिर्फ 6 या 7 ऐसी रिक्वेस्ट गई हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने साल जो दूसरा कार्यकाल था यूपीए का, डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे क्यों रहे, जबकि एक पैरेलल पावर सेंटर बन चुका था, जिसकी तरफ इशारा संजय बारू ने किया है। क्या वो देश सेवा का जज्बा था कि 5 साल वो कुर्सी पर बैठे रहे? ये बात भी अपने आप में बहुत मायने रखती है, इस पर भी चर्चा होगी। हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से शिवराम प्रसाद ने अपना सवाल किया है, सुनते हैं शिवराम का सवाल क्या है। पिछले 10 सालों से इस सरकार पर आरोप लगे थे कि मनमोहन सिंह की सरकार सोनिया गांधी चलाती थी। अब इस किताब के आ जाने से क्या मनमोहन सिंह जवाब देंगे कि मुख्य और अहम फैसले कौन लेता था इस सरकार में? ये मुख्य और अहम फैसले कौन लेता, दरअसल इसका सीधा साधा ताल्लुक हमारे सवाल से भी है कि मनमोहन सिंह अब तक खामोश क्यों हैं इन दोनों किताबों को लेकर। वो उनका प्रैक्टिस है, क्योंकि हर तो खुद विषय है वो।
किताबें उनको लेकर लिखी गई हैं। देखिए, पारक साहब ने तो यहां तक कह दिया कि सीबीआई को डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी प्रोब करना चाहिए। मनमोहन सिंह का जो मेन सक्सेस का फॉर्मूला है वो है कि वो साइलेंट रहते हैं और बाकियों को रेस्पॉन्ड करने देते हैं, और वो तरीका जो है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो वो मेरे ख्याल में वो स्टाइल चेंज करने वाले नहीं है इस वक्त, और अगर करें तो शायद वो भी किताब से ही वो उत्तर देंगे, खुद नहीं देंगे। बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहता हूं कि मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पर था, ये कहा जाता था कि प्रधानमंत्री खुद तो बड़ी साफ हैं, उनके आसपास के लोग हैं वो साफ नहीं है। क्या मनमोहन सिंह ने सोचा था कि वो फॉर्मूला चल जाएगा इस दफे? देखिए, दो बातें हैं। क्लियरली मनमोहन सिंह साहब जितना नॉर्मली लोग बर्दाश्त करते उससे बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया। इतने जैसे यहां तक कह दिया गया तुम्हारा बिल को तोड़ेंगे और तुम बेकार हो, ये सब सुन लिया उन्होंने। तो मैं इसको बाई नहीं करूंगा कि वो इंडिफरेंट हैं। मैं आंसर नहीं जानता हूं, कोई आंसर है जो हम नहीं जानते। इतना क्यों सहा उन्होंने? इतने क्यों सहा? उनका बनाया बिल, उनका ओके किया हुआ बिल राहुल गांधी फाड़ रहे हैं। एक ही और पॉइंट बताऊं, इन दोनों किताब में नई बात नहीं आई। आई डोंट थिंक रियली जो व्यूज ले लिया इन्होंने बीजेपी कांग्रेस का, वो व्यू बदलने का कम गुंजाइश है इस पोजीशन में। जी, गुड़गांव से पीएल कथुरिया फोन पर अपनी राय देना चाहते हैं। कथुरिया साहब, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी और सरकार इसको क्लैरिफाई तो नहीं करती, सिर्फ ये कह देने से कि ये एक षड्यंत्र है या वो किताबें लिखवाई है बीजेपी ने या किसी ने और वो एक बनावटी बात है, तो उसको वो खंडन करें और उसके ऊपर दावा करें जो लिख रहा है कि वही तो झूठ क्यों लिख रहा है, तेरे को हम कोर्ट पे ले जाएंगे। जी कथुरिया साहब, हमारी भी ख्वाहिश यही है कि प्रधानमंत्री अपना मौन व्रत तोड़ें, कुछ बोलें, कुछ सफाई दें, कुछ बताएं। सिर्फ एक एस्केप रूट लग रहा है प्रधानमंत्री के लिए, जो संजय बारू ने एक किताब लिखी है वो, कि जाते जाते प्रधानमंत्री ने अपना जवाब संजय बारू की किताब के जरिए दे दिया है। अहमदाबाद से बिजनेसमैन संदीप ने फोन किया है, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। संदीप, कहिए क्या कहना है आपका? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको खुल के सामने आना चाहिए, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है जो उनपे वार करती है तो विपक्ष वो बोलते नहीं है, तो वो लोग क्या समझते हैं कि भाई जो हमारे प्रधानमंत्री है वो कमजोर है। जी, इनका कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के रूप में फेल नहीं हुए हैं। पिछले 10 साल में जिंदगी में परिवर्तन आया है, मिडिल क्लास की जेब में चवन्नी डाल दी गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो चुप रहते हैं तभी उन पर उंगलियां उठती है। सुब्रमण्यम साहब, बहुत संक्षेप में। ऐसा तो नहीं कहूंगा। ऐसा मैं देखिए 60 में तो ये 10 साल छोड़िए, 60 साल में इतनी गरीबी नहीं होनी चाहिए। 60 साल में 100% बिजली होना चाहिए था, इरिगेशन होना चाहिए था, एजुकेशन। हम चाइना और अमेरिका से मुकाबला अब करना चाहिए था। और पिछले 10 साल में इतनी स्कैम्स भी हो गए हैं, तो मैं नहीं ये बाई नहीं करूंगा कि हम सक्सेसफुल रहे हैं। जितनी इंडियन क्वालिटी इतनी अच्छी है, इस रॉ मटेरियल को रख के हमने इस्तेमाल नहीं किया। मैं केवल मनमोहन को नहीं कहूंगा, हमारी गवर्नेंस सिस्टम, गवर्नेंस पैटर्न को मैं शिकायत करूंगा कि जितना हम कर सकते थे नहीं किया, नए डोर चाहिए। ये जब सुब्रमण्यम साहब बोल रहे हैं ना, तो ये इंडियन स्टेट बोल रही है। ठीक है, आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आप खुद इसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आप ही ये सिस्टम रहे हैं। ये नहीं, सिस्टम बहुत बड़ा है। सिस्टम बहुत बड़ा है। आप कैबिनेट सचिव रहे हैं जनाब। उसका क्या मतलब है? इसे अब ये तो गलत आर्ग्यूमेंट है कि ये 1.5 साल आप रहो और देश को परिवर्तन करके जाओ। ये तो कैसा हो, कोई भी नहीं कर सकता। देखिए, मुझे लगता है कि जो मनमोहन सिंह को अभी उत्तर देना है और जो कांग्रेस सरकार को गवर्नमेंट उत्तर देना है, वो उत्तर तो बहुत साफ है। जी। उनको जो 10 साल में करना था मेरे ख्याल में कुछ कर चुका है, पर जो कर सकते थे, जो उम्मीद थे उन पे, वो शायद सक्सेसफुल नहीं हुए। और जो स्कैम्स हुए उनकी रिस्पांसिबिलिटी उनके ऊपर है, और वो कोएलिशन पार्टनर्स या सिस्टम या किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है। जी, जैसे हम मानकर चलते हैं कि गुजरात में जो कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, उसकी नैतिक जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री की है। हम ये भी मानकर चलते हैं कि केंद्र सरकार के यूपी 2 के दौरान जो स्कैम्स हुए हैं उसकी नैतिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर बनती है। आगे बढ़ते हैं। सोशल वेबसाइट फेसबुक पर संजीव सिंह ने लिखा है कि जब प्रधानमंत्री ने इतने बड़े बड़े घोटालों पर चुप्पी नहीं तोड़ी तो किताब पर भला क्या तोड़ेंगे। हम उनकी चुप्पी की ही बात कर रहे थे। और प्रश्नकाल के लिए हमें रेड एफएम के श्रोताओं के सवाल और राय भी मिलती है। कानपुर से रेड एफएम के श्रोता संजय ने लिखा है कि पीएम चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, और अगर आप तोड़ भी देते हैं तो क्या बदल जाएगा। सच तो सच होता है। आप दोनों का फाइनल कमेंट, चुप्पी अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक हथियार हो सकती है कुछ अरसे तक के लिए, लेकिन सिर्फ चुप ही रहना और कुछ ना करना, जैसे नरसिम्हा राव साहब का मानना था कि गिवन टाइम इनफ प्रॉब्लम सॉल्व देमसेल्व्स आउट,
हाँ, तो ये चुप्पी अपने आप में अब उनके लिए घातक साबित हो रही है। अब नुकसान पहुंच रहा है कि अब भी वो मौन रहेंगे या जाते जाते कुछ कह जाएंगे। देखिए, पॉलिटिकली पीएम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी को उत्तर देना उचित होगा, और कांग्रेस पार्टी अगर उत्तर ना दे तो उसका असर जो है इससे ज्यादा फैल जाए तो उनपे डेंजर होगा इलेक्शन के बाद भी। जी सुमन साहब, मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूं, क्योंकि अभी देखिए जो हम देख रहे हैं 10 साल से देख रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं, तो अभी इलेक्शन के बाद ही जो पोजीशन आएगा अभी एकेडमिक है कि क्या वो पावर सेंटर यहां रहा, उधर रहा, पीएम ने अपना काम किया या नहीं किया, एकेडमिक हो गया, किताबें होते रहेंगे अभी। लेकिन इससे देश में नए इलेक्शन के बाद जो आएगा वो क्या करेंगे, जो भी हो, पुराने लोग आए, नए लोग आए, हाँ पुराने लोग आएंगे, उनको सबक होनी चाहिए कि इतना गलतियां नहीं करना है, नए दौर से जाना है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। यानी जनता से जुड़े रहना है, जनता से डिस्कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ ये मान लेना कि 4 साल एक दूसरी दुनिया में रहो, बहुत ही एक्सक्लूसिव दुनिया में रहो, आखिरी साल 5वें साल के आखिरी 3 महीनों में चुनाव प्रचार में लग जाओ और फिर काम चल जाएगा, बात बन जाएगी। अब वो वक्त चले गए हैं। अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या पीएम किताबों की राजनीति पर चुप्पी तोड़ेंगे। इस सवाल पर हमें 25% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 75% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। राय से साफ है कि 3/4 लोगों को लगता है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब भी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे। अपने मेहमानों को मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने अपना समय हमें दिया। अपनी किताब में संजय बारू लिखते हैं कि सन 2009 में पार्टी की जीत के बाद मनमोहन सिंह का यह मानना कि ये उनकी वजह से जीत थी, उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हो सकता है कि मनमोहन सिंह ने खुद को विश्वास दिला लिया हो कि उनके प्रदर्शन के कारण ही यूपीए दोबारा सरकार बना पाई है, लेकिन सोनिया गांधी इस बात से असहमत थी। संजय बारू आगे लिखते हैं, मनमोहन सिंह ने दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और सहयोगी दलों के सामने घुटने टेक दिए थे। मनमोहन सिंह ने मुझसे कहा, यानी संजय बारू से कहा, किसी भी सरकार में सत्ता के 2 केंद्र नहीं हो सकते, इससे गड़बड़ी फैलती है। मुझे मानना पड़ेगा, ये मनमोहन सिंह कह रहे हैं, मुझे मानना पड़ेगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है, सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। वाह, ये मनमोहन सिंह की दूसरी और सबसे बड़ी गलती है। सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह बाद में है डॉक्टर सिंह, सरकार जनता के प्रति पहले जवाबदेह है। पिछले 5 सालों में अगर आपने इस बात की कद्र की होती तो आज ये हाल ना होता। ये था आज का प्रश्नकाल। अब मंगलवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके।